हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार स्टेट फॉरवर्ड क्लास के फैकल्टी बीपीएससी बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 में जो होने जा रही है उसमें 500 से अधिक क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए होंगे, जिसमें अंग्रेजी जो कंपलसरी है उसमें जो 25 क्वेश्चंस दिए गए थे उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, उसके व्याख्या के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। और ये जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन का हम वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अर्थात नीचे दिए गए जो पैसेज हैं, जो संदर्भ है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आप आंसर कीजिए। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो सही आंसर है उसको करेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले मैं देख रहा हूं लिखा हुआ है पैसेज, क्या देखिए ये कंप्रीहेंशन है। हम सारे लोग जानते हैं कि कंप्रीहेंशन एक नाउन है, जो आप व्याकरण में पढ़े होंगे। कंप्रीहेंशन एक नाउन है जो कंप्रीहेंड वर्ड से बनता है। कंप्रीहेंड का अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। तो जब तक दिए गए जो संदर्भ हैं, दिए गए जो पैसेज हैं, उसको यदि हम नहीं समझेंगे तो उसके आंसर हम नहीं कर सकते। हालांकि आप देख रहे हैं आपके समक्ष जो पैसेज दिया हुआ है, जो कंप्रीहेंशन है, बहुत ही आसान है। इसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ करके आसानी से बिना अधिक समझे इसको आप आंसर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, ऑल द ब्रिटिश सक्सीडेड इन सप्रेसिंग द 1957 revolt. They could not stop the growth of political awareness in India. The Indian National Congress was founded in December 1885. यहाँ पर हिंदी में बता रहा हूँ, although यद्यपि the British succeeded, यद्यपि ब्रिटिश जो है वह सफल हुआ। 1897 के जो रिवोल्ट थे उसको उसने दबाने में, उसको सप्रेस करने में सफल हुआ। फिर भी दे कुड नॉट स्टॉप ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस इन इंडिया। फिर भी भारत में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, भारत में जो राजनैतिक चेतना है, राजनैतिक जो अवेयरनेस है, उसको वह दबाने में सफल नहीं हुआ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1885। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहीं से क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है। ये 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंडेड किया गया, उसकी नींव रखी गई। इट वॉज द विजिबल एम्बॉडीमेंट ऑफ द नेशनल अवेकनिंग द कंट्री। देखिए, इट वॉज द विजिबल एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है ये जो स्थूल रूप में देखा जाना, इसको स्थूल रूप में प्रदर्शित हुआ। विजिबल दृष्टव्य, दृष्टिगोचर ऑफ द नेशनल अवेकनिंग इन द कंट्री। भारत में जो नेशनल राष्ट्रवाद जो देश में पनप रहे थे, इट फाउंडेड वॉज एन इंग्लिश मैन। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यही भारतीय कांग्रेस के ये फाउंडर थे। देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चन वहां पूछा गया है। ए रिटायर्ड मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्वेंट, ये इंडियन सिविल सर्वेंट थे और ये रिटायर हो गए थे। द इंडियन लीडर्स हु cooperated with him in the launching the कांग्रेस, कांग्रेस को लॉन्च करने में, आगे बढ़ाने में इनको कुछ लोगों ने जो सहयोग किया, वर पेट्रियोट ऑफ हाई कैरेक्टर। ये आपको बताऊं कि देशभक्त थे, उच्च कोटि के देशभक्त थे जिन्होंने इनकी सहायता किया। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वॉज WC बनर्जी। देखिए सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन होंगे। द इनिशियल फेज, ये फेज दिया हुआ है 1885 to 1905 ऑफ द
कांग्रेस वॉज डोमिनेटेड बाय लिबरल पॉलिटिशियंस। अब देखिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ, यहां पर आप ध्यान देखते चलिए, आप सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे देंगे। दे हैड ए फर्म बिलीफ इन फेयरनेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। दीज लीडर्स वर कन्विंस्ड दैट Indians were capable of managing their own affairs and they looked down to a self-governing India on Western ideas। अब देखिए फिर हम आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देखिए कहता है which of the following can be a suitable title for the पैसेज। अब देखिए ये कह रहा है कि जो पैसेज है इसका सूटेबल टाइटल क्या होना चाहिए, एक युक्ति संगत इसके शीर्षक क्या होने चाहिए। तो यहां पर आपको समझना होगा, फिर आपको जानना होगा कि इसके जो मेन जिस्ट हैं वही इसके शीर्षक होने चाहिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, उसी को हम आपको इसके लिए क्या करेंगे, शीर्षक चुनेंगे, टाइटल चुनेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब देखिए इसमें पहले देख लेते हैं, बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस का क्या है, जन्म। पॉलिटिकल कंडीशन इन 1885 में, पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था। इंडिया ऑन वेस्टर्न आइडिया, भारत पाश्चात्य दर्शन की ओर, पाश्चात्य आइडिया की ओर। अब देखिए इसमें आप पढ़े हैं, बहुत ही आसान कंप्रीहेंशन है, बहुत ही आसान पैसेज है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो उद्भव हुआ, कांग्रेस का जन्म हुआ, इसकी चर्चा इस कंप्रीहेंशन में किया गया है। तो इसका सूटेबल होना चाहिए, क्या होगा, बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये आपको आंसर होगा सेकेंड। अब चलिए 2 में देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम पहले बता चुके हैं कि इसका फाउंडर कौन थे, इसके जन्मदाता कौन थे, इसको ये प्रोजेक्ट करने वाले कौन थे। तो इसमें देखिए मैंने बताया है, वहां पर बताया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने ही इसकी शुरुआत किया था। आप जानते हैं कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने किया था। अब इसका थर्ड हो गया आंसर। इसमें है व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, कब यह इसकी नींव रखी गई। तो ये हम बताए हुए हैं 1885 में। ये इसका देखिए सेकेंड आंसर हो जाएगा। कितना आसान कंप्रीहेंशन है, लेकिन सिर्फ आपको समझना चाहिए। हो सकता है इतना आसान आपको कंप्रीहेंशन न दे, ली तो बहुत आसान है, वहां पढ़ करके आप लाइन बाय लाइन इसका आंसर हो रहा है। कुछ ऐसे भी कंप्रीहेंशन होंगे जिसको समझने में आपको परेशानी हो सकती है, उसका आंसर करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये तो बहुत ही आसान कंप्रीहेंशन है, जिसको पढ़ करके एक बार पढ़ने के बाद इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके पहले जो थे सो प्रेसिडेंट कौन थे। अब देखिए इसमें आप पढ़े हैं, हमने वहां पर ये किया था। देखिए WC बनर्जी इसके कौन थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उसमें कंप्रीहेंशन दिया हुआ है, आप देखेंगे लाइन बाय लाइन, यहां पर आपको समझ में कहीं कोई सुविधा नहीं होगी। और 5 में दिया हुआ है द इनिशियल फेज। अब 1885 टू 1905 ऑफ द कांग्रेस वॉज कैसा था, किस तरह का, मतलब वे लोग किस तरह के थे जिन्होंने इसकी शुरुआत किया, वे इनमें जो सम्मिलित थे वे किस प्रकार के। देखिए लाइन वहां पर लिखा हुआ है, जो हमने कंप्रीहेंशन पढ़ा है उसमें लाइन लिखा हुआ है, डोमिनेटेड बाय लिबरल पॉलिटिशियंस। नरम दल के जो नेता थे, जो राजनैतिक व्यक्ति थे, उन्होंने ही इसको डोमिनेट किया। अब देखिए ये तो कंप्रीहेंशन है, इसको पढ़ करके आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। जब समझ में आ जाएगी बातें तो उसके आंसर देने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम चल रहे हैं वर्डोलॉजी, ग्लोसरी, यानी वर्ड पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। देखिए एंटोनिम है, सिनोनिम है, होमोनिम्स है,
पेरोनिम्स है, टेरोनिम्स हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर सिनोनिम है। सिनोनिम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिनोनिम पर्यायवाची, यानी उसके बदले में जो मीनिंग कैरी करता है, जो इसका अर्थ कैरी करता है, वह देना है। समानार्थक शब्द हिंदी में बोलते हैं, उसको हम देखते क्या कहता है, चूज द बेस्ट सिनोनिम आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ईच ऑफ द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और जो उसका सही आंसर होगा उसको आपको टिक करना है, यानी समान अर्थ देने वाले वर्ड को आपको क्लिक करना है। देखिए, रथलेस, इसका मतलब होता है निर्दयी, अनकाइंड, क्रूवेल। तब देखिए यहाँ पर केयर फ्री का मतलब हो गया लापरवाह, ये तो है ही नहीं। ब्रेव, बहादुर हो गया, ये भी नहीं है। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादिता, ये भी नहीं है। अब चलते हैं क्रूवेल। जैसा कि मैंने बताया कि रथलेस का मतलब होता है क्रूवेल, अनकाइंड, निर्दयी, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब यहां पर लिखा हुआ है फियास्को। फियास्को का मतलब होता है असफल, अनसक्सेसफुल। अब देखिए इसका अर्थ यहां पर कौन करता है? इडल, इसका मतलब होता है सुस्त। ये ऑर्डर, क्रम होता है। रेयर, दुर्लभ होता है। फेल्योर, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि अनसक्सेसफुल, केयर फ्री का अर्थ होगा, तो फिर इसका सिनोनिम क्या हो गया? फेल्योर। अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, शून्य, अर्थात कुछ नहीं। देखिए जेनिथ का मतलब होता है क्लाइमैक्स, है ना? क्लाइमैक्स होता है जेनिथ। इसके बाद समथिंग, कुछ। अब जेस्ट, इसका मतलब उत्साह, उमंग, ये नहीं है। नथिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो इसका आपको समानार्थक का क्या हो गया? 4th, नथिंग। बक्सोम, इसका मतलब होता है गद्देदार, मोटा। जैसे हम बैठते हैं ना, चेयर पर बैठते हैं, गद्देदार जो होता है उसको हम बोलते हैं। तो यहां पर देखिए हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, ये कहीं न से इसका अर्थ कैरी कर रहा है। स्ट्रांग का मतलब मजबूत होता है। प्लम, प्लम का भी वही मतलब होता है जो बुक्सुम का अर्थ होता है, इसलिए प्लम इसका अर्थ होगा, है ना? अब देखिए इसका मतलब वेगोरस का मतलब होता है ओजस्वी, स्ट्रांग, मजबूत, हेल्दी, स्वस्थ। इसमें कोई आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है प्लम, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए ओमनीपोटेंट। देखिए एक होता है ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसाइंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है ऑलमाइटी, शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान। ओमनीप्रेजेंट, इसका मतलब होता है कॉस्मोपोलिटन, सर्वव्यापी। ओमनीसाइंट, वन हु नोज एवरीथिंग, अर्थात सर्वज्ञ। अब देखिए ओमनीपोटेंट वर्ड जो है, पोटेंट का मतलब होता है शक्ति, इसके पहले लग गया ओमनी, एक प्रीफिक्स लग गया, तो हो गया सर्वशक्ति, अर्थात सर्वशक्तिमान, जिसके बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं हो। तो इसके लिए देखिए पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान, ऑलमाइटी। देखिए ये अर्थ कैरी कर रहा है। ओमनीपोटेंट का मतलब ऑलमाइटी। देखिए एस्ट्यूट का भी मतलब होता है बुद्धिमान। प्रूडेंट और एस्ट्यूट का दोनों एक दूसरे के समानार्थक है। अब देखिए 11 से 15 जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए अपोजिट है, ये जो हमने ऊपर चर्चा किया ये सिनोनिम्स है, अर्थात समानार्थक, और ये हो गया विलोमार्थक, अर्थात विपरीतार्थक, अपोजिट मीनिंग देने वाले को हम एंटोनिम कहते हैं। इसी का अर्थ हो गया अपोजिट। अब देखिए इसमें क्या है, वोरेशियस। वोरेशियस का उल्टा क्या देना है? वोरेशियस का मतलब होता है, क्या होता है वोरेशियस का मतलब? अब वोरेशियस का मतलब होता है पेटू, स्वार्थी। क्या होता है? पेटू, स्वार्थी। अब देखिए इसका उल्टा देना है, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। यहां ग्लूटेड का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक तादाद में। अब देखिए अन सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब स्वार्थी, और अनसेल्फिश का मतलब निस्वार्थी। अब देखिए इसका विलोम आ गया ये, अब ये आ गया आपको विलोम। अब देखिए
कैटेक्लिज्म, कैटेक्लिज्म का मतलब होता है जल प्रलय, जल से जो प्रलय होता है उसको बोलते हैं। तो इसका विपरीत देना है, विक्ट्री का मतलब होता है विजय। स्टेटस क्वा का मतलब होता है पूर्व की स्थिति में, यथा स्थिति। तो कैटेक्लिज्म का मतलब होता है जल प्रलय, तो उसके विलोम ये होना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ब्लाइंड बिलीफ का मतलब होता है अंधा भक्त, अंधभक्त। बुचड़ी का मतलब होता है क्या, ये होता है ये जो कत्ल खाना होता है ना, बूचर खाना, उसको बोलते हैं। अब देखिए आगे हम चलते हैं। अब 13 में लिखा हुआ है परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत, निरंतर, प्रवाह में। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, है ना। इंटरमीटेंट, अब इसका अर्थ यही होगा, इसका मतलब क्या हो गया, शाश्वत, निरंतर। और इंटरमीटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर, क्रम को तोड़कर, तो इसका विलोम ये हो गया। ओकेजनल का मतलब जानते ही हैं, यदा कदा। अब यहां पर देखिए टेमिडिटी, टेमिडिटी का मतलब होता है रिसेंटमेंट, क्या होता है, एनोइड, नाराजगी। अब इसका विलोम क्या होगा, अब देखिए इसका यहीं पर देख रहे हैं, फर्स्ट में देख रहे हैं अफेक्शन। नाराजगी का मतलब क्या होता है ना, उसका विलोम क्या हो जाएगा, अफेक्शन, स्नेह, प्रेम। सेलिब्रिटी का मतलब होता है विख्यात। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है, अब आप जानते हैं, अपमान से संबंधित है। कैरिबिक, कैरिबिक का मतलब होता है दिव्य, डिवाइन। अब देखिए यहां पर 15 में लिखा हुआ है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, जो जीवन के उजाले पक्ष को देखता है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमिस्ट। इसी ऑप्टिमिस्ट से बनता है ऑप्टिमिस्टिक, एडजेक्टिव बन गया, ये नाउन हो गया। इसी से बन गया ऑप्टिमिस्टिकली, एडवर्ब हो गया। ऑप्टिमिस्टिक एडजेक्टिव हो गया, ऑप्टिमिस्टिकली एडवर्ब हो गया। ऑप्टिमिज्म ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा और ये कॉमन नाउन हो गया ऑप्टिमिस्ट। तो जो जीवन के उजाले पक्ष को देखता है, अर्थात आशावादी। अब देखिए कस्मोपोलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, विश्वव्यापी। तब ये तो कहीं से इसको सूट नहीं कर रहा है, तो ऑप्टिमिस्ट का जस्ट अपोजिट यहां पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो पेसिमिस्ट। अब ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, जो जीवन के खुशी में, जीवन में खुशी ही देखता है, जीवन में आशा ही आशा देखता है, उसको बोलते हैं आशावादी। और इसका जस्ट अपोजिट पेसिमिस्ट, इसका मतलब होता है, पेसिमिस्ट का मतलब होता है वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ अ लाइफ, जो जीवन के अंधेरे पक्ष को देखता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट, अर्थात निराशावादी। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, ये जो 15 लिखा हुआ है ऑप्टिमिस्ट, इसका आपको जस्ट अपोजिट एंटोनिम क्या हो गया, पेसिमिस्ट। इविल का मतलब जानते ही हैं, बुराई। ओबीडिएंट इसका मतलब होता है आज्ञाकारी। अब ये डायरेक्शन दिया हुआ है 16 to 20 जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इन ईच क्वेश्चन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं, 4 वर्ड्स विच आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 कर दिया गया है, हैव बीन प्रिंटेड, जैसा कि आप देख रहे हैं। वन ऑफ विच मे बी रॉन्गली स्पेल्ड, ये स्पेलिंग से संबंधित है। जो गलत स्पेलिंग है वे पूछ रहा है कि इसमें गलत स्पेलिंग क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ये पायोनियर, पायोनियर का ही तो हमें लग रहा है गलत। सबसे पहले पायोनियर का मतलब क्या होता है, अद्वितीय, सुपर, मार्वेलस, है ना, एक्सीलेंट। तो इसका क्या होता है स्पेलिंग, PIONER। इसका अर्थ, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर यही कह रहा है, जो गलत लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हो गया पायोनियर। यही स्पेलिंग गलत है। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, हार्मोनी सद्भावना, प्रोप्राइटी का मतलब होता है मर्यादा, डिकोरम। अब देखिए इंस्टेंटली का मतलब होता है तत्काल, शीघ्र, कंफर्टेबल, आरामदायक। अब देखिए विजडम का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है,
विजडम का स्पेलिंग क्या होता है? वाइज होता है। WISE वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज हो गया एडजेक्टिव, इसी से बन गया विजडम। देखिए ई का प्रयोग जो है लिखा हुआ ई है, यही गलत है। WIS है ना, DOM होगा, है ना। तो इसमें ये हो गया इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन होता है, प्रवर्तक होता है। अब देखिए 18 में इनहांस, इनहांस का स्पेलिंग क्या मतलब होता है? इनहांस करना, बढ़ाना। पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब प्रवृत्ति होता है। एसम्पशन का मतलब कल्पना होता है। सबका स्पेलिंग सही है। देखिए वोकेशन, वैकेशन का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, VACATION, वैकेशन का मतलब है छुट्टी। तो इसका आंसर आपको 4 होगा। अब देखिए 90 में ये नोटवर्दी सही है, वेहिकल इसका यही स्पेलिंग गलत है, VEHICLE ये गलत है। प्रायोरिटी प्राथमिकता, पिकुलियर अजीब अजनबी, हेरिडिटी आनुवंशिक, इंगेजमेंट है ना, इंगेजमेंट का मतलब लगाव, प्रवृत्त। एसाइलम, एसाइलम का मतलब क्या होता है? शरण। एसाइलम में स्पेलिंग ये शायद एस गलत से टाइप हो गया है, और इसमें वेंडे वस, इसमें देखिए स्पेलिंग इसका ये गलत है, बी के जगह पर हम वी लिख देंगे तो ये सेंटेंस सही होगा। अब चलिए आगे हम देखते हैं। आगे डायरेक्शन जो दिया हुआ है 21 to 25, ये कॉमन एरर है। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस देयर इज ए सेंटेंस विद अ ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर इन वन पार्ट ऑफ इट। इसमें जो 4 पार्ट्स में इसको बांटा हुआ है, जिसमें से कोई एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। अब इसी को हम कॉमन एरर कहते हैं। ये पूरे ग्रामर का निचोड़ होता है। कॉमन एरर इज द जिस्ट ऑफ ग्रामर, एंड वी नो ग्रामर इज द रियल सोल ऑफ लैंग्वेज। इफ यू डोंट नो exact application of grammar, you can do nothing in English. So grammar is the real soul of a language. इसलिए कहा जाता है English grammar is the science or an art that teaches us how to read, write and speak correct English. अंग्रेजी व्याकरण एक प्रकार का विज्ञान या कला है जो हमें शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। अब देखिए जब तक हम ग्रामर की हमें जानकारी नहीं होगी तो सारे वर्ड्स की जानकारी रहने के बाद भी कुछ मतलब नहीं होता है। पूरी डिक्शनरी आप याद कर लीजिए और ग्रामर का एप्लीकेशन करने नहीं आता है तो अंग्रेजी में आप जीरो हैं। इसलिए कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर की आत्मा, इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश भाषा की आत्मा होती है। हम देखते हैं कि ग्रामर में कहाँ कहाँ किस किस पार्ट में गलत है। स्टरडे, स्टरडे का मतलब बीता हुआ, कल, टुडे का मतलब आज, टुमोरो का मतलब आने वाला कल। अब देखिए स्टरडे का भी मतलब कल और टुमोरो का भी मतलब कल, तो टुमोरो का मतलब आने वाला, स्टरडे का मतलब बीता हुआ। तो स्टरडे व्हाइल क्रॉसिंग द रोड ही वॉज, देखिए रन आउट बाय अ ट्रक। अब देखिए यहां पर देखिए सेंटेंस क्या है, स्टरडे कर दिया तो इसका मतलब पास्ट में चला गया, पास्ट के सिंपल में चला गया, जो बातें बीत जाती है ना। स्टरडे डिनोट्स पास्ट बिकॉज इट इज यूज्ड इन पास्ट टेंस, और यहां देख भी रहे हैं वॉज का प्रयोग किया हुआ है। वॉज जो है सो पास्ट में प्रयोग किया जाता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, देखिए बी, वॉज वर, बीन, बीइंग, इज, आर, एम, ये वर्ब के फॉर्म चलते हैं। और बी को बोलते हैं हम डमी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डमी वर्ब। जब हमें वर्ब नहीं मिलता है और जिसकी सहायता से सेंटेंस फ्रेम करते हैं उसको हम डमी वर्ब बोलते हैं। जैसे ईमानदार बनो, इसमें क्या वर्ब है? कोई भी वर्ब नहीं है, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? बी ऑनेस्ट। तो बी क्या हो गया? डमी वर्ब है। इसी डमी वर्ब का फॉर्म चलता है बी, V1, वॉज और वर V2, बीन V3, बीइंग V4 और इज, आर, एम इसको V5 कहते हैं। अब देखिए
पास्ट का हो गया तो क्या हो गया, इसमें देख रहे हैं यहाँ से हम जा रहे हैं आगे की ओर। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रन है। आप जानते हैं इसका फॉर्म क्या चलता है, रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स, इसका फॉर्म चलता है। तो RUN ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, अर्थात प्रेजेंट टेंस में हम रन का प्रयोग करते हैं, RUN रन का। और यहाँ पर देख रहे हैं क्या सेंटेंस क्या है, सेंटेंस या पास्ट में है, तो यहाँ पर RUN रन कैसे होगा, यहाँ पर एरर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रन, है ना, यहीं पर एरर है। कौन सा पार्ट हो गया, फोर्थ, तो इसका आंसर फोर्थ हो गया। अब देखिए 24 में क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए ये पास्ट टेंस है, ये सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो फिर प्रेजेंट में कैसे होगा, यहां भी पास्ट होने चाहिए। तो रन, RUN रन का पास्ट होगा, यानी सेकेंड फॉर्म होगा रैन, RAN रैन, तो ये ग्रामेटिकल एरर हो गया। अब देखिए 22 में हम देख रहे हैं, दे हैव रिक्वेस्टेड मी नॉट टू टेक एनी एक्शन अनलेस एंड अनटिल डोंट सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए हमारी फ्रेंड, सबसे पहले तो हमको जानकारी प्राप्त करनी है कि अनलेस और अनटिल का अगर हमें मीनिंग नहीं जानेंगे तो इस सेंटेंस को हम ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं करेंगे। एक तो बात समझ लीजिए, अनटिल और अनलेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और अनटिल और अनलेस से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसके विषय में 2-3 बातें आप जान लीजिए। अनलेस डिनोट्स कंडीशन, वेयर एज अनटिल डिनोट्स टाइम। अनटिल समय को बताता है और अनलेस कंडीशन को बताता है। जैसे आई शैल वेट फॉर यू अनटिल यू कम, इसका मतलब हो गया मैं आपकी प्रतीक्षा यहां तब तक करूंगा जब तक आप आ नहीं जाएंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जब तक आप आ नहीं जाएंगे तब तक मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इसके लिए हमने प्रयोग क्या किया, अनटिल का, क्योंकि ये टाइम डिनोट करता है। अनलेस कंडीशन डिनोट करता है। नन कैन गेट सक्सेस अनलेस वन वर्क्स हार्ड, कोई भी व्यक्ति तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा। तो कठिन परिश्रम करना ये टाइम से मतलब नहीं है, ये कंडीशन है। कंडीशन है कि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी। इस तरह के सेंटेंस में हम अनलेस का प्रयोग करते हैं। फिर देख लीजिए, आई शैल वेट फॉर यू अनटिल यू कम, मैं आपकी प्रतीक्षा तब तक करूंगा जब तक कि आप आ नहीं जाएंगे। इसमें समय बता रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। तो ये टाइम डिनोटिंग एडवर्ब है। अब अनलेस एडवर्ब कंडीशन, ये कंजंक्शन भी है। अनलेस मोहन विल नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, मोहन तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये कंडीशन की बात हो गई। एक तो बात समझ में आ गई, अनलेस कंडीशन को बताता है और ये टाइम को बताता है, अर्थात यह शर्त को बताता है, यह समय को बताता है। एक बात ध्यान दीजिए। दूसरी बात, अनलेस और अनटिल से जब सेंटेंस की शुरुआत होगी तो आने वाला टेंस फ्यूचर में कभी नहीं होगा, क्योंकि अनलेस और अनटिल से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसको हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज कहेंगे। सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज में हम कभी भी शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट का हम प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात ध्यान दीजिए, ये कंडीशन, ये समय, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। नंबर 3, अनलेस और अनटिल दोनों का अर्थ एक ही होता है। अर्थ होता है जब तक तब तक नहीं, अर्थात अनलेस और अनटिल दोनों नकारात्मक है, निगेटिव फोर्स को कैरी करता है। इसलिए इसके बाद आने वाला सेंटेंस कभी निगेटिव में नहीं होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। और ये आम लोग ये बोल लेंगे कि चूंकि इधर नहीं की बात हो रही तो डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट का हम प्रयोग कर देंगे। ऐसे सारे कंडीशंस गलत होंगे। देखिए हमारी फ्रेंड,
अनलेस और अनटिल से शुरुआत हुआ है तो डू नॉट अर्थात डोंट अर्थात डजंट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको हम सेंटेंस को बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसलिए आई डू सी ऑल द डॉक्यूमेंट सेंटेंस सही होगा, डोंट नहीं होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। रामू टोल्ड मी दैट आई एम, अब देखिए आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर रामू टोल्ड टेल का पास्ट फॉर्म हो गया टोल्ड, तो रामू ने कहा। अब दैट ये कंजंक्शन हो गया तो आई एम का प्रयोग कैसे होगा? यहां पर हो जाएगा वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामू टोल्ड मी दैट आई वॉज रेडी टू डू एनी वर्क। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए चलते हैं 24। शी हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट एंड थ्रू इट ऑन द फ्लोर बिफोर एंटरिंग द हाउस। अब देखिए इसमें क्या है, ये सेंटेंस पास्ट का परफेक्ट है। सेंटेंस क्या हो गया? शी हैड टेकन ऑफ। आप जानते हैं कि हैव, हैज और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना? तो यहां पर तो थर्ड है टेक, टू, टेकन। टेकिंग टेक्स होता है, तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज ऑब्लिक हैड प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां तक सही है। ही शर्ट एंड उसी को जोड़ा है थ्री, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो यहां पर सेंटेंस ये गलत है, थ्रोन हो जाएगा यहां पर, है ना? तो ये कौन सा पार्ट हुआ आप देख लीजिए, दूसरा पार्ट है, दूसरा इसका एरर हो जाएगा। अब 25 में द चिल्ड्रेन ऑब्जर्व्ड साइलेंट जस्ट फॉर व्हाइल बिफोर दे रैन टू ग्रीट देयर लीडर। अब देखिए मेरी फ्रेंड्स गौर कीजिए, यहां पर है द चिल्ड्रेन ऑब्जर्व्ड, बच्चों ने ऑब्जर्व किया साइलेंट। साइलेंट क्या है? एडजेक्टिव है। और किसको क्वालिफाई करने के लिए यहां प्रयोग किया गया है ऑब्जर्व को क्वालिफाई कर रहा है। ऑब्जर्व क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा कि एडवर्ब करेगा? देखिए वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को, है ना? नाउन और प्रोनाउन के क्वालिफायर को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच which is used to qualify either a noun or a pronoun, whereas adverb is that part of speech which is used to qualify all the parts of speech besides noun and pronoun. नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी पार्ट्स को जो क्वालिफाई करता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। देखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन ऑब्जर्व्ड साइलेंट। साइलेंट क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव कैसे क्वालिफाई करेगा वर्ब को? ये तो नाउन को अथवा प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए किसका प्रयोग होना चाहिए? तो हमें वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत है। एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, इसलिए साइलेंट तो एडजेक्टिव है। तो इसको एडवर्ब कैसे बनाएंगे? तो LY लगा देंगे तो ये हो जाएगा एडवर्ब। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? द चिल्ड्रेन ऑब्जर्व साइलेंटली जस्ट फॉर व्हाइल बिफोर दे रैन टू ग्रीट देयर लीडर। तब देखिए इसका एरर क्या हो जाएगा? इसका एरर फर्स्ट हो जाएगा, साइलेंट नहीं साइलेंटली। अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं है समझने में। बहुत आसान क्वेश्चंस दिया हुआ है। आप जानते हैं कि ये कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है। देखिए कंपलसरी को मैं पहले समझा देता हूं, उसको समझ लीजिए। कंपलसरी का अर्थ होता है मैंडेटरी और नेसेसरी का अर्थ होता है इसेंशियल। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है? दोनों हमारे लिए जरूरी है। रोटी, सब्जी, घी, दही जो खाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें खाने की जितनी भी सामग्री है उसको आप मान लीजिए नेसेसरी, इसेंशियल, जरूरी, आवश्यक, और कंपलसरी मैंडेटरी अर्थात अनिवार्य। अब देखिए आवश्यक और अनिवार्य समझिए हिंदी में। आवश्यक का मतलब हो गया हमारे लिए रोटी, सब्जी, घी, दही, दूध, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसके बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे तो इसका मतलब नहीं कि तुरंत मर जाएंगे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। आप जानते हैं कि नवरात्रा में लोग
9 दिन तक फास्टिंग में रहते हैं, फिर भी वो मरता नहीं है ना। तो ये हमारे लिए आवश्यक है। रोटी सब्जी घी दूध दही ये आवश्यक है। अर्थात जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, जो भी आपका जीएस है या जो भी पार्ट्स पढ़ते हैं, वे हमारे लिए आवश्यक है। और इंग्लिश कंपलसरी है, अनिवार्य है। अर्थात यह ऑक्सीजन का रोल प्ले करता है। खाने की जितनी भी सामग्री है वे हमारे लिए आवश्यक है और अंग्रेजी हमारे लिए अनिवार्य है। अर्थात रोटी सब्जी घी दही ये सारे के सारे आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे लिए अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन हम नहीं लेंगे तो 5 मिनट भी बिना ऑक्सीजन लिए हम जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन जो आवश्यक खाद्य सामग्री है वह हम नहीं भी लेंगे तो कुछ दिन चलेंगे। तो कहने का मतलब इंग्लिश का मान लीजिए आपको नंबर नहीं भी जुट रहा हो तो इसको बिना पास किए आपका रिजल्ट नहीं हुआ, इसका मतलब होता है अनिवार्य, इसका मतलब हो गया कंपलसरी हमारे लिए। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन में तो न कोई प्रोटीन है न वो विटामिन है, किस हमें मिलता है दूध दही जो खाद्य पदार्थ है उससे। इसका अर्थ थोड़े होता है कि हम ऑक्सीजन लेना ही बंद कर देंगे। ऑक्सीजन लेना बंद करेंगे तो जीवित ही नहीं रहेंगे। इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए अनिवार्य है। अर्थात अंग्रेजी आपके लिए अनिवार्य है। खासकर आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र, जो क्वेश्चंस होते हैं जितने भी पेपर्स होते हैं, ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक ला रहा है कोई और इंग्लिश में 1 नंबर से डिस्क्वालीफाई, तो पूरा का पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब ये आपके रिजल्ट में नहीं जुटेंगे, लेकिन इसको बिना क्वालिफाई किए आपका रिजल्ट भी नहीं होगा। अर्थात ऑल ओवर इंडिया में टॉप करने के बाद भी आपका रिजल्ट 0 होगा। थैंक यू, मेनी मेनी थैंक्स। फिर नए जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फिर जो क्वेश्चन नेक्स्ट दिए जाएंगे उसमें फिर हम आते हैं। थैंक यू, मेनी मेनी थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।